गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? कल अपना लास्ट लेक्चर चल रहा था कवकों का वर्गीकरण, जिसमें अपन ने देखा था एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अब अगला देखेंगे अपन बेसिडियोमाइसिटीज। कल मैंने बताया था ईस्ट का क्या उपयोग होता है, पेनिसिलियम नोटेटम क्या होता है। तो यहाँ से आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपन देखेंगे कवकों के वर्गीकरण में बेसिडियोमाइसिटीज। अगला है अपना कवकों का जो वर्गीकरण देख रहे हैं, उसमें अगला देखेंगे अपन बेसिडियोमाइसिटीज कि बेसिडियोमाइसिटीज में जो कवक होते हैं कौन कौन से आते हैं, उनका क्या क्या उपयोग होता है, वो सारा अपन आज देखेंगे। तो अपनी अगली क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज अगला कौन सा आपका बेसिडियोमाइसिटीज। तो कवकों के वर्गीकरण में तीसरी क्लास है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें कौन कौन आएंगे, मशरूम आ जाएगा, ब्रैंकट फंजाई आ जाएगी, ब्रैंकट फंजाई। ये एग्जाम्पल्स है इसके, ये क्या है इसके आपके एग्जाम्पल है। मशरूम आ जाएगा, ब्रैंकट फंजाई आ जाएगी, पफ बॉल आ जाएगी, इसको पफ बॉल भी बोलते हैं, पफ बॉल। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके बेसिडियोमाइसिटीज। मशरूम जो ईडेबल भी होता है, ब्रैंकट फंजाई, वो किसमें आएगी आपकी बेसिडियोमाइसिटीज में। अब देखते हैं और क्या क्या लक्षण है बेसिडियोमाइसिटीज के, वो अपन डिटेल से देखते हैं। इनका आवाज देखते हैं, इनका आवाज। लकड़ी के ठूंठ, लकड़ी के जैसे आपने क्या किया, कोई पेड़ काट दिया, ऊपर से वो ठूंठ बचता है, वहां पे कौन उग जाएगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज का कवक क्या कर जाएगा आपका ग्रो कर जाएगा। सभी पादपों व जंतुओं में, सभी पादपों व जंतुओं में बाह्य व अंतःपरजीवी, बाह्य व अंतःपरजीवी, जितने भी आपके पादप और जंतु होते हैं उनमें बाह्य परजीवी के रूप में भी मिलेगा आपको और अंतः परजीवी के रूप में भी कौन मिलेगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज के कवक। तो अपन ने देखा इनके आवास में लकड़ी के जो ठूंठ होते हैं उनमें है, पादप और जंतु है उनमें बाह्य परजीवी के रूप में और अंतः परजीवी के रूप में कौन पाया जाता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज के कवक पाए जाते हैं। और देखते हैं इनके क्या क्या स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज में और क्या होता है आपका, मैं आपके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कर रही हूँ, अपन उससे बाहर नहीं जाएंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं एनसीईआरटी से बिहाइंड एनसीईआरटी रहूँगी, ठीक है। तो अपना अगला देखते हैं इसी के अंदर कि क्या यूज है इसका। अब इनका कवक जाल कैसा होगा, शाखीय होगा, शाखाओं में बटा होगा, पट्टीय होगा। कल भी अपनी बात हो चुकी, पट्टीय से क्या तात्पर्य है। सपोज ये ऐसी ऐसी शाखाएं हैं, ये शाखाएं हो गई आपकी, और इनमें क्या पाए जाएंगे आपके सेप्टा पाए जाएंगे, पट्ट पाए जाएंगे, ठीक है। तो कवक जाल कैसा होता है, शाखीय होगा, पट्टीय होगा। इसके अलावा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज है, नहीं होता है। जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है उसमें अलैंगिक जनन एब्सेंट होता है। तो ये एक्सपेक्शंस वाले आपके जो होते हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छा पुटअप हो रहा है कि बेसिडियोमाइसिटीज में कौन से फंगस को इंक्लूड किया गया। सबसे पहले तो मशरूम को। इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा आपका अलैंगिक जनन क्या होगा आपका अनुपस्थित होगा, अलैंगिक जनन क्या होगा आपका एब्सेंट होगा। तो ये था आपका बेसिडियोमाइसिटीज। अब देखते हैं लैंगिक जनन कैसा होगा, बाकी अपन देख रहे हैं। इसके अलावा लैंगिक अंग नहीं होते हैं,
देखो लैंगिक जनन तो होगा, अलैंगिक जनन तो आपका क्या, आपका एब्सेंट है। अब लैंगिक जनन होगा, इसमें क्या होगा, आपका लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन उपस्थित, लैंगिक जनन उपस्थित, परंतु लैंगिक अंग क्या होंगे आपके, एब्सेंट होंगे। लैंगिक अंग क्या होंगे आपके, एब्सेंट होंगे। लैंगिक जनन पाया जाएगा पर लैंगिक अंग क्या होंगे आपके, एब्सेंट होंगे। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा फीमेल फिलामेंट है, तंतु है, और कौन सा मेल फिलामेंट है। ये था आपका बेसिडियोमाइसिटीज का। तो ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है, ऐसा कौन सा जनन है जो आपके बेसिडियोमाइसिटीज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन सा आपका कायिक जनन। तो यहाँ क्या होगा आपका कायिक जनन भी पाया जाएगा। और कायिक जनन किससे होगा, खंडन विधि के द्वारा। विखंडन बोल सकते हो आप, खंडन मतलब ये देखो सपोज ये आपका कवक जाल है, यहाँ से टूट गया, यहाँ से या कहीं से भी टूट गया और नए कवक जाल का निर्माण कर लिया। तो बेसिडियोमाइसिटीज में अपन ने कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहले अलैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक जनन होता है परंतु लैंगिक अंग क्या होंगे आपके, एब्सेंट होंगे। तीसरा क्या है, कायिक जनन प्रेजेंट होगा, जो किससे होगा, आपके विखंडन विधि के द्वारा। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या पाया जाता है, आपका कायिक जनन पाया जाता है। अब देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। इसमें कैरियोगेमी पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस का क्या होगा आपका संलयन होगा, कैरियोगेमी पाई जाती है। न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे आपके, फ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा मियोसिस भी होगा, मियोसिस प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल है अगेरिस, अगेरिस ये देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण देख लो इसके। एगेरिकस, इसको क्या बोला जाता है आपका, मशरूम। अगेरिकस है मशरूम जो इडेबल होता है। ऑस्ट्रिलेगो, ऑस्ट्रिलेगो इसको कंड बोलते हैं, ये कई बीमारियां उत्पन्न करता है। पक्षीनिया, पक्षीनिया, किट फंगस। यहाँ देखो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल में। सबसे पहले अपन ने देखा अगेरिकस जो मशरूम होता है, ईडेबल होता है। मशरूम भी कई प्रकार के होते हैं, जहरीले मशरूम भी होते हैं आपके और खाने योग्य होते हैं। ऑस्ट्रिलेगो जो धान होता है उसको जो नष्ट करता है वो ऑस्ट्रिलेगो करता है। पक्षीनिया ये गेहूं में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये गेहूं में क्या करता है आपके, कीट रोग। गेहूं में क्या करेगा आपका, कीट रोग उत्पन्न करेगा। तो ये था आपका पक्षीनिया। तो ये था आपका बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें किसको इंक्लूड किया गया, आपका फंगस को इंक्लूड किया गया है। अगला देखते हैं अगली क्लास कौन सी है आपके, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगली क्या होगी आपकी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगली क्लास होती है आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज अगली क्लास कौन सी है आपकी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें कौन से कवक आएंगे वो देखते हैं। इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है, अपूर्ण कवक कहा जाता है। अब देखो अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो है ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, क्योंकि अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इनकी अलैंगिक व कायिक प्रावस्था ही पाई जाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें अलैंगिक व कायिक प्रावस्था ही पाई जाती है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अलैंगिक और कायिक प्रावस्था ही पाई जाती है। लैंगिक प्रावस्था क्या होती है? आपकी एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है? आपके अपूर्ण कवक। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, तो अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होगा? और क्या हो सकता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में? कोनिडिया बनते हैं, इसमें क्या बनेंगे? आपके कोनिडिया बनेंगे। इसके अलावा जाल कैसा होगा? आपका पट्टीय होगा, शाखीय। जाल कैसा होगा? आपका पट्टी होगा, आपका शाखीय होगा। और इसके एग्जाम्पल है अस्टिलेगो, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अल्टरनेरियम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरियम, ये सब क्या है? आपके इसके एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिए गए हैं, तो अपन इनको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या क्या है? एक तो आपका अपूर्ण कवक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक व कायिक प्रावस्था क्या होती है? इसमें पाई जाती है। लैंगिक प्रावस्था क्या उससे होती है? इसमें आपकी एब्सेंट होती है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। और क्या क्या इस ड्यूटेरोमाइसिटीज में और क्या क्या इंक्लूड है वो देख लेते हैं अपन। और अधिकांश सदस्य क्या करेंगे? अपशिष्ट के अपघटन से भोजन प्राप्त करेंगे। अपशिष्ट के अपघटन पर उगेंगे। अपशिष्ट के अपघटन पर क्या करेंगे? आपके उगेंगे। कौन? आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये था आपका कवकों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे पादप जगत। ये क्या था आपका? अपन ने देखा था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और अब चलेंगे प्लांटी पे। तो अपन ने प्रोटिस्टा देख लिया, मोनेरा देख लिया, फंजाई देख लिया। अब अपन आएंगे पादप जगत पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें टाइम भी लगेगा। तो अगला है आपका पादप जगत। अगला कौन आ जाएगा? आपका पादप जगत और जंतु जगत। तो अब अपन पादप जगत को डिटेल से देखते हैं। पादप जगत, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि पादप जगत को पादप जगत में क्यों रखा गया? पादप जगत को पादप जगत में इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, हरित लवक उपस्थित होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? अधिकांश पादप गति नहीं करते, पर ये गति वाला जो पॉइंट है ये पादपों पे लागू नहीं होता। 3-4 चीजें लागू होगी। एक तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, दूसरा हरित लवक पाया जाता है, तीसरा होगा इनमें संचित भोजन किसके रूप में होता है? आपका स्टार्च के रूप में। संचित भोजन किस रूप में होगा? आपके स्टार्च के रूप में। अब पादपों को भी आगे डिवाइड किया गया है। शैवाल है, तो इसके अलावा आपके पादप जगत में आएंगे शैवाल है, इसके अलावा ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म को भी आगे 2 क्लासों में बांटा गया, मोनोकोट और डाइकोट। तो अपन इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अब RH
डिटेंग ने क्या किया, पादप जगत के साथ साथ किसको रखा, आपके जंतु जगत को। किसको रखा, आपके जंतु जगत को। अब जंतुओं और पादपों में जो मेन अंतर है वो देख लीजिए आप। सेल वॉल उपस्थित, यहाँ क्या हो जाएगी आपकी एब्सेंट। पर्णहरित उपस्थित, यहाँ क्या हो जाएगा आपका एब्सेंट। संचित, संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च की फॉर्म में, यहाँ किस फॉर्म में हो जाएगा, आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये है पादपों और जंतुओं में अंतर। तो अपन अलग अलग से चैप्टर दे रखे हैं, पादप जगत और जंतु जगत, उसमें अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जंतु जगत कहाँ से स्टार्ट होता है, पादप जगत में कौन कौन से आएंगे, ये सारे अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी देखते हैं और ऐसे कौन से जीव है जो आपके वर्गीकरण में है। तो अपन अगला देखेंगे वायरस, विषाणु। इसने ही तो बड़ा आतंक मचा रखा है, वायरस ने तो क्या कर रखा है अभी दुनिया पे, बड़ा आतंक मचा रखा वायरस। तो अगला देखते हैं अपन वायरस। विषाणु। अब देखो वायरस में ऐसा क्या है कि उसको ना तो पादप जगत में रखा गया, ना जंतु जगत में, ना मोलेरा में, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में। क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो क्या है, अकोशिकीय जीव। एक वर्ड का यूज करूंगी मैं, अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव। देखो अब तक जो आपका कोविड-19 है, कोरोना वायरस, कोविड-19, नोबल कोरोना वायरस, इसकी अभी तक कोई इसका टीका क्यों नहीं खोजा गया, उसके पीछे रीजन है वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय जीव। वायरस कैसा होता है आपका, अकोशिकीय जीव। क्यों? जैसे ये पादपों के संपर्क में आया, पादपों में कार्य करने लग जाएगा। अपन कोरोना का नहीं कर रहे, अपन वायरस की बात कर रहे हैं। और जैसे नॉन लिविंग बॉडी के सपोज जमीन पे पड़ा तो ये क्या हो गया आपका नॉन। तो वायरस के लिए एक शब्द का और यूज किया जाता है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। योजक कड़ी, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है आपका, वायरस। टीका क्यों नहीं खोजा गया वायरस का, क्योंकि वायरस अकोशिकीय। अब जब कोशिका की संरचना ही पता नहीं है तो करेंगे क्या। इसीलिए जो वायरल डिजीज होती है उनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसका एक वायरस का निश्चित चक्र होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा हार्मफुल है या कम हार्मफुल है। जैसे अपने जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होते हैं वो किससे होते हैं, राइनो वायरस से। राइनो वायरस से। जो आपके क्या है इसका कोरोना वायरस फैमिली का ही है, या कोरोना वायरस क्या आपके राइनो वायरस फैमिली का एक सदस्य है। तो जो सिंपल सर्दी जुकाम होते हैं तो डॉक्टर बोलता है वायरल है, 2-3 दिन असर रहेगा। तो इनका एक साइकिल होता है, उस साइकिल के बाद ये क्या हो जाती है, इनकी जो म्यूटेशन की इनकी जो रैपिड करने की कैपेसिटी क्या होती है, वो क्या हो जाती है आपकी स्लो हो जाती है। पर ये जो कोरोना वायरस है ये रियल में इतना भयंकर नहीं है, पर इसके फैलने की गति, स्प्रेड की जो गति है वो बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए ये क्या हो रहा है, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके फैलने की गति क्या आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वायरस कैसे होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। और देखते हैं वायरस के ऐसे क्या क्या लक्षण है। इन्हें वास्तविक जीव भी नहीं कहा जाता, इन्हें वास्तविक जीव नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई कोशिकीय संरचना ही नहीं है, इसलिए इनको क्या किया जाता है, वास्तविक जीव नहीं कहा जाता है। इसके अलावा वायरस का अर्थ भी होता है। वायरस का मतलब होता है विष। वायरस का मतलब क्या होता है आपका, विष, जहर। वायरस का मतलब क्या होता है आपका, विष या जहर। ठीक है, इसके अलावा इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है आपका और या आरएनए हो सकता है। अब मोस्टली क्या होता है, जंतु वायरस कैसे होते हैं, जंतु वायरस में क्या पाया जाएगा आपका, जंतु वायरसों में डीएनए होगा और पादप वायरसों में क्या होगा आपका, आरएनए होगा। ठीक है, तो ये अपन ने देखा थोड़ा सा आउटलाइन वायरस के बारे में। अब अपन कल डिटेल से पढ़ेंगे वायरस के बारे में। सिर्फ ये मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया आपको वायरस के बारे में, कल अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें कैसे क्या फ्यूजन पुटअप होते हैं वो देखेंगे। तो वायरस है, वायरॉइड है, ये सारे अपन कल डिटेल से देखेंगे। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। इसके अलावा आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई के अंदर, तो आपके पास अभी अच्छा टाइम है। जिन बच्चों ने अभी सीनियर दिया है वो आपके पास टाइम है 1-1.5 महीने का, अभी कर भी रहे हो प्रिपरेशन, तो हो सकता है आपके फर्स्ट चांस में आप निकल जाओ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है या हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, बाउंडेशंस कुछ नहीं होती। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्या कर सकते हो, आप नीट क्रेज कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।